हेलो बच्चों, वेलकम टू एवी फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट पोलराइजेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अनपोलराइज्ड बीम ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज़ वन हुज वाइब्रेशन इज। ट्रांसवर्स वेव का जो वाइब्रेशन होता है वो कह रहे अनपोलराइज लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, आल डायरेक्शन में होता है और परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन होता है ना। जैसे हमारा अगर मान लीजिए ये अनपोलराइज लाइट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हैं, वाइब्रेशंस हैं, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं और ये मान लो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। तो जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है उसके परपेंडिकुलर हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि अनपोलराइज लाइट वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन द बीम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ। तो अनपोलराइज लाइट है तो भाई एक्स एक्सिस में जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव प्रोपोगेट हो रहा है, मतलब अनपोलराइज लाइट प्रोपोगेट हो रहा है। तो इस एक्सिस को छोड़ के बाकी दो एक्सिस के प्लेन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पे दिख दिया हुआ है वाई एंड जेड एक्सिस, तो वाई एंड जेड एक्सिस के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द पोलराइजेशन फिनोमेना कैन टेक प्लेस इन ऑल वेव, इन ट्रांसवर्स वेव ओनली, लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्टैंडिंग वेव ओनली। तो केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव में ही पोलराइजेशन की फिनोमेना एग्जिस्ट करती है। Transverse wave nature of light is conclusively proved by the phenomena of polarization। जो ट्रांसवर्स वेव है वो उसका जो नेचर है वो जो है पोलराइजेशन फिनोमेना से क्या होती है, प्रूफ होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिकेट दैट द लाइट वेव ऑफ ट्रांसवर्स। कह रहे कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ये प्रूफ करता है कि लाइट वेव जो है ट्रांसवर्स वेव है। Light waves are travel in vacuum, light waves show interference, light wave can be polarized, wave can be diffracted। तो ऑप्शन नंबर सी लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड है ना। लाइट क्या है, पोलराइजेशन दिखाता है, इससे ये प्रूव होता है कि लाइट वेव कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। अगला क्वेश्चन है, द वेव लेंथ ऑफ लाइट प्लेज नो रोल इन इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिजॉल्विंग पावर। तो जो वेवलेंथ है वो इंटरफेरेंस में भी इम्पोर्टेंट है, उसका डायफ्रैक्शन में भी उसका इम्पोर्टेंट रोल है, रिजॉल्विंग पावर में भी उसका इम्पोर्टेंट रोल है, बट पोलराइजेशन में उसका कोई रोल नहीं है। साउंड वेव डू नॉट एक्सहिबिट्स, साउंड वेव से हमें क्या नहीं मिल पाएगा, पोलराइजेशन हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसमें जो है साउंड वेव जो है कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और पोलराइजेशन किसका होता है, ट्रांसवर्स वेव का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए पोलराइज्ड बीम इज वन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। नहीं, वही तो हो नहीं सकता, पोलराइज्ड बीम है। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज वन विच कंटेन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन बट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक। कह रहा है कि इसमें कंटेन क्या करता है, पोलराइजेशन जो अगर होता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है तो अपने प्लेन में क्या कंटेन कर सकता है वो। तो कंटेन में कह रहा है कि पहला कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेक्टर, तो वो दोनों एक साथ होंगे नहीं। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन बट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन बट कंटेन्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा द प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव आर। तो रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव है ना, प्लेन पोलराइजेशन में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है ये बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ए पीस ऑफ ग्लास एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस
60 degree, it is found that the reflected beam is completely plane polarized, then the refractive index of glass कितना होगा। तो यार देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ये सरफेस है प्लेन, मान लीजिए ग्लास प्लेट है, और इस पर जो है लाइट आके इंसिडेंट किया, ये इसका क्या है, नॉर्मल है। कह रहा है 60 डिग्री पे क्या हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कितना, 60 डिग्री पे, और ये जो है रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा। अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये ब्रिस्टर लॉ है ना। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, तो ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये कितने का होगा, 30 डिग्री का। कह रहा है कि यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका 1 है। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, नॉर्मल आप लगा सकते हो स्नेल्स लॉ, क्या 1 × साइन 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर म्यू और साइन 30 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2 म्यू, और साइन जो है 30 का मान होता है 1/, तो साइन 30 का मान 1/2। 1 यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू का मान कितना आएगा, 3 आएगा, सॉरी रूट में 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पैरेलल ग्लास प्लेट एट ब्रिस्टर्स एंगल, जिसको पोलराइजिंग एंगल भी बोला जाता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर कम्प्लीटली पोलराइज्ड विथ देयर प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल तो होगा नहीं, यहाँ से दिख रहा है कि ये जो है 90 डिग्री पे होता है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एंगल एक दूसरे, रिफ्रैक्टेड बीम जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट वो फुली पोलराइज्ड होता है, लेकिन ट्रांसमिटेड जो लाइट होता है वो पार्शली पोलराइज्ड होता है। तो पहला नहीं सही होगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर कम्प्लीटली पोलराइज्ड बट देयर प्लेन्स आर। तो यहाँ पे तो भाई प्लेन जो है परपेंडिकुलर तो कह रहा है कि दोनों के दोनों प्लेन्स क्या होंगे, बट यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड दोनों ही कम्प्लीटली पोलराइज्ड होंगे, जो कि गलत है। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड बट ट्रांसमिटेड लाइट इज पार्शली पोलराइज्ड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पाइल ऑफ प्लेट्स एट अ ब्रिस्टर्स एंगल देन चूज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट, द रिफ्लेक्टेड एंड द ट्रांसमिटेड बीम आर प्लेन पोलराइज्ड विथ देयर प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, कह रहे कि प्लेन पोलराइज्ड। दूसरा देख लीजिए, कह रहे प्लेन द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव ऑफ प्लेन पोलराइज्ड विद देयर प्लेन्स आर पैरेलल। कह रहा है द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज द प्लेन पोलराइज्ड बट ट्रांसमिटेड लाइट इज पार्शली पोलराइज्ड। और कह रहा है कि द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बीम आर अनपोलराइज्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट वो इंसिडेंट कर रहा है पाइल ऑफ प्लेट से, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दिया है कि द ब्रिस्टर्स एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। बी है द ब्रिस्टर्स एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सी है ब्रिस्टर्स एंगल्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कि ए लाइट is incident on a surface of a glass plate at an angle of incidence is equal to Bristol angle phi if mu be the mu represents the refractive index of glass plate with respect to air, then the angle between reflected and refracted rays। तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री होता है ना। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कैल्साइट क्रिस्टल इज प्लेस्ड ओवर ए डॉट ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड रोटेट ऑन स्क्रीनिंग थ्रू ए कैल्साइट वन विल सी। देखिए 2 रोटेटिंग डॉट्स, 2 डॉट्स हैं, उस पर हम अगर कैल्साइट क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो उसमें आपको दोनों जो है ऑप्शन नंबर दिया है कि 2 रोटेटिंग डॉट्स, इसमें कह रहा है 2 स्टेशनरी डॉट, इसमें कह रहा है 1 डॉट ओनली, और डी कह रहा है कि 1 डॉट रोटेटिंग अबाउट द अदर। तो इसमें होता क्या है कि एक डॉट जो है स्टेशनरी होता है और दूसरा क्या करता है, उसके अराउंड घूमता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी I0 फॉल्स ऑन ए पोलराइड
द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, तो कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे जो कि कितना निकलता है, निकलता कितना, जैसे मान लो हमारे पास कितनी इंटेंसिटी आती है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। अब यार इसका हम मान लो कि रोटेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका हम मीन लेते हैं, मीन I0 का तो I0 हो जाता है, और cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1/2 हो जाता है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं I0/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पोलराइज बीम ऑफ इंटेंसिटी I0 फॉल्स on a polarized such that the transmission axis of polarized makes angle theta with electric field vector of the incident polarized beam, the intensity of emergent I0 cos square theta। ठीक है, अभी ऊपर जो हमने बताया सेम वही है ना, I0 cos square theta, इसको इसका एवरेज लेके यहाँ बताया हुआ है, यहाँ पे एवरेज नहीं लिया हुआ है, मीन नहीं लिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि एक अनपोलराइज बीम ऑफ इंटेंसिटी 100 वाट पर मीटर square is incident on a pair of nickels making angles 60 degree with each other, the intensity of light emerging from a pair। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि देखिए कह रहा है कि इसमें दो निकोल प्रिज्म है, ये एक निकोल प्रिज्म है, ये निकोल प्रिज्म का मतलब होता है पोलराइड, ये इसका एक्सिस है, और एक निकोल प्रिज्म जो है ऐसे, और ये इसका एक्स, कह रहा है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इनिशियली जो यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है इंटेंसिटी वो है I = I0 cos स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से देखें तो I = कितना हो जाएगा I0/2। ठीक, अब ये 60 डिग्री पे आ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे I, तो ये I1 कर लेते हैं, I1, तो I2 = अब I1 जो है इंटर करेगा सेकेंड प्रिज्म, सेकेंड निकोल प्रिज्म में, तो ये हो जाएगा I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 का मान कितना है I0/2, और cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना, यहाँ पे I0/2, और यहाँ आप कर सकते हो क्या, cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा I0/4 I2। तो कितना इंटेंसिटी अंदर जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है I0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे I0/8 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, 4 2 जा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ ई रे एंड ओ रे आर सेम एलॉन्ग, जो डबल रिफ्रैक्शन के बाद से हम जब भी लाइट इंसिडेंट कराते हैं कैल्साइट क्रिस्टल से चाहे या फिर डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ई रे और ओ रे में। और कह रहा है कि ई रे और ओ रे कहाँ पे सेम होगा, तो ई रे और ओ रे उसके ऑप्टिक एक्सिस पे, जो भी आप क्रिस्टल लेते हैं उसके ऑप्टिक एक्सिस पे इन दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए MCQ के साथ। धन्यवाद।